हेलो गाइस, नेशनल इनकम वाले टॉपिक का जीडीपी एंड वेलफेयर न्यूमेरिकल के साथ पहला टॉपिक हो चुका है। दूसरी वीडियो के अंदर इनकम मेथड लेकर आया हूं, क्रिस्टल क्लियर सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा और तुम्हारे दिल और दिमाग से वो डर खत्म कर दूंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लगता है कि मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो लव सर बताएंगे सारे आंसर आएंगे। तो इनकम मेथड के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों। इनकम की बात हो रही है तो पैसों के आने की बात हो रही है। यहां पर आपको बताऊं, पैसा बिजनेसमैन भी कमाता है, पैसा एक एम्प्लॉय भी कमाता है। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब लोग पैसा कमाते हैं। अभी बात करेंगे सिर्फ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय को जो कंपनी पैसा देती है, इतना सारा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, मतलब पैसा मिलना चाहिए गाइस। तो कैश की फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली लोग नॉर्मली इसको वेजेस और सैलरीज के नाम से जानते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर कुछ अभी ऐसे राज खोलूंगा जो पहले पता नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें नॉलेज हो जाएगी। देखो, एम्प्लॉयज को जो पैसे मिलते हैं उसमें एक बोनस नाम की चीज भी होती है। एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, सैलरी से ज्यादा जो पैसे मिलते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयज को ऐसा घर फ्री में मिल सकता है, जो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो तो कंपनी ऑफर कर देती है एम्प्लॉयज को रेंट फ्री हाउस। घर दे दिया, अब उसका किराया वराया नहीं कटेगा, कंपनी की तरफ से घर मिल गया। बताओ, आलीशान कमरा है, ठीक है जी। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से मेडिकल सर्विसेज भी मिल जाती हैं, कुछ दूसरी फैसिलिटीज भी मिल जाती है। आप अपने आस पड़ोस में देखो, कुछ एमएनसीज वगैरह में मेरे कुछ जानकारी में लोग काम करते हैं, तो वो कहते हैं मुझे कंपनी सैलरी तो देती ही देती है, प्लस में आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप कैब सर्विस भी देती है, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी देती है। किसी किसी को फोन का खर्चा भी पूरा कंपनी पे करती है। गाइस, ये बताना चाहता हूं, एक एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज कैश के तौर पर नहीं मिलती, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोनस भी उसमें से एक चीज है, और रेंट फ्री हाउस भी उसमें से दूसरी चीज है, और मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू द एम्प्लॉइज। और कंपनी कंपनी नहीं बोलूंगा, अब कंपनी की जगह यहां पर जो वर्ड यूज इस्तेमाल करेंगे गाइस, वो है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो बंदा है, वो कंपनी है जो नौकरी दे रही है, और हम जो वर्कर हैं उसको एम्प्लॉय बोलेंगे, ठीक है जी। यहां पर एक छोटा सा स्पेशल आपको बात पता होनी चाहिए कि जितना भी बेनिफिट्स, चाहे वो कैश हो या दूसरी फैसिलिटी के तौर पर हो, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उन सभी बेनिफिट्स को हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जी हां, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, कैश वाले भी, नॉन कैश वाले भी। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिसको लेकर सब बच्चे 12th क्लास में कंफ्यूज रहते हैं, उसको बोलते हैं गाइस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आप इसको ध्यान रखना, एस एस एस, तीनों के तीनों वर्ड एस से स्टार्ट है। ये इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर एम्प्लॉयर लिखा है तो इसको ध्यान रखना, एम्प्लॉय नहीं लिखा, एम्प्लॉयर लिखा है। ये होता क्या एक्चुअली, देखो दोस्तों, मैं बोलता हूं कि मेरी सैलरी 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से ऐसा होता है कि मुझे कैश अमाउंट सारा नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मुझे 97 रुपीज कैश मिलते हैं और 3 रुपए मेरी सैलरी में से कट जाते हैं। तो दोस्तों, जो 3 रुपए है ना, ये इसको सच में तो मैं अपना प्रोविडेंट फंड बोलता हूं। ये वो अमाउंट है जो मैं हर महीने अपनी सैलरी में से कटवाता हूं और प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में जमा करवाता हूं। ये मेरी कंपनी और मैं दोनों कटवाते हैं, ठीक है। कैसे कटवाते हैं देखो, 3 रुपए मैंने कटवाए हैं तो कंपनी को भी 3 रुपए ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मेरे लिए, तो टोटल हो गए 6 रुपए। तो गाइस, ये 6 रुपए मेरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाएंगे, और ये वो पैसा है जो नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन, या फिर वो मोटा सा पैसा मिलता है ना रिटायरमेंट के बाद, वो मिलेगा इकट्ठा होकर। यानी जो रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, वो कोई एक्स्ट्रा कंपनी ने इकट्ठा करके पैसा दे नहीं दिया, वो हमारी ही मेहनत थी जो हर महीने हम अपनी सैलरी में से कटवाते थे। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो, सर ये मैथ्स तो कुछ अलग हो गई, मतलब 100 रुपए सैलरी थी, 97 कैश मिल रहा है, 3 रुपए तुम अकाउंट में जमा करा रहे हो, 3 रुपए कंपनी भी जमा करा रही है। तो जो कंपनी जमा करा रही है, कंपनी तो एम्प्लॉयर है, ये 3 रुपए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इस हिसाब से टोटल मिला के मेरी सैलरी 100 थोड़ी हुई, 103 हो गई, है ना। तो ये होता है असलियत में सैलरी के साथ, और ये अनलिमिटेड अमाउंट नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से, कुछ लॉ सिस्टम वगैरह होते हैं, एक लिमिट होती है जितना हम कटवा सकते हैं दोस्तों। तो मैं यूं बोलना चाहता हूं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का भी एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमारी इनकम का पार्ट माना जाता है, यानी एम्प्लॉइज की इनकम का पार्ट माना जाता है। कुल मिला के गाइस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को इन शॉर्ट में COE बोलूंगा। आपको ये लिखना अलाउड नहीं है वैसे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पैसे कैश में मिलते हैं, और जो चीजें कैश में नहीं मिलती उसको बोलते हैं काइंड में मिल रही हैं। तो गाइस,
वेजेस एंड सैलरीज, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन कैश मिलती है कंपनी की तरफ से, तो कभी कभी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड भी मिलती है। काइंड का मतलब यहां पर नॉन कैश है, किसी फैसिलिटी का नाम काइंड बोल दिया, मतलब टाइप्स होता है काइंड का मतलब। जैसे कि आपसे छोटी सी बात करूं, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक ज्वेलरी जो सोना वगैरह बेचते हैं, ऐसी कोई फर्म में काम करता है। तो उसकी कंपनी बोलती है तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन तुम्हें 70,000 रुपीज कैश मिलेंगे, और जो बाकी बचे हुए आपके पैसे हैं उसको आपको हर महीने गोल्ड आइटम मिल जाएगा, कोई गहना मिल जाएगा या कुछ कंगन मिल जाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, ऐसे करके कंपनी बोलती है, मतलब काम आएंगे उसके। तो ऐसा है, उसके हिसाब से 70,000 रुपए उसकी वेज सैलरी कैश है, और जो बाकी फॉर एग्जाम्पल 30 मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पर, ये उसको काइंड में मिलता है। तो कुछ एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलता है गाइस, यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट लिख दिया इसको, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है ना। ये भी पैसा है, ये इन काइंड नहीं होता। इन काइंड में आपको रेंट फ्री हाउस मिल जाता है, ठीक है। यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है, मतलब किसी को कुछ हो गया एम्प्लॉय को, तो कंपनी उसके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ऐसे कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो गाइस ये वो बेनिफिट्स हैं जो कैश में नहीं मिलते, ये कैश में मिलते हैं, इसमें बोनस भी आ जाता है, ठीक है। रिटायरमेंट अलाउंसेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिला के यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सीओई के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो गाइस सीओई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला सीओई इन कैश, दूसरा कंपोनेंट सीओई इन काइंड। उसके एग्जांपल्स ये सब है। अब ये सब है तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सेक्शन में इसका बहुत बड़ा वजूद है, वो बताऊंगा आपको कैसे है, आगे देखेंगे गाइस। सीओई की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है और उसके कंपोनेंट्स का आपको खुलासा कर दिया है, ठीक है। 2 ही कंपोनेंट होते हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिखा है सीओई रेफर्स टू द बेनिफिट्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज इन रिटर्न फॉर देयर वर्क। उसके काम के बदले में जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट या फैसिलिटी मिल रही है वो सब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। तो क्योंकि इनकम की बात कर रहे थे ना, तो इसलिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात की है, अभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे नहीं है दोस्तों। ये तो इनकम हो गई एम्प्लॉइज की। कुछ पैसे कंपनी भी तो अर्न करती है, जो पैसा कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है उस पैसे को बोलते हैं प्रॉफिट। तो कुछ डिटेल प्रॉफिट की हमें जाननी जरूरी है। तो प्रॉफिट के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। मान लो एक कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट का करती क्या है, इसके पहले हिस्से में कंपनी बोलती है हमें जब भी प्रॉफिट होता है तो इसका कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देना पड़ता है। तो ठीक है, 100 रुपए का कुछ हिस्सा, जो प्रॉफिट का हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को दिया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स, या कहीं कहीं लिखा होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो मानो सरकार को इसने 20 रुपए टैक्स दे दिया, तो बच गए कितने रुपए, अभी कंपनी के पास प्रॉफिट में से 80 रुपए बचे। तो कंपनी कहती है कुछ पैसे मैं अपने ऑनर्स को यानी शेयर होल्डर को बांटना चाहूंगी, और बांटती है हर कंपनी। उन पैसों को डिविडेंड्स बोलते हैं। तो दोस्तों अगर इस कंपनी ने सोचा कि 20 रुपीज ये अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी, तो इसको डिविडेंड बोलेंगे। तो सिंपली डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा हो गया जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बांटती है, ठीक है जी। अब कंपनी के पास बच गए 20, यहां गए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 20 इसके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 60 रुपए बच गए। तो कंपनी इन पैसों को बचा के चलती है, इसके साथ अपना भविष्य का काम करती है, तभी तो बिजनेस आगे एक्सपेंड हो पाएगा। जब कंपनी के पास और पैसे बचे रहेंगे तो प्रॉफिट को इस्तेमाल करके अपनी और ब्रांचें खोलेगी, बिजनेस को और बढ़ाएगी, ठीक है जी। अब क्या है, यहां पर जो ये पैसे बच गए इसको अकाउंटेंसी में बोलते हैं रिजर्व्स, अकाउंट्स का सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है। इको में भी सारे नाम काम आएंगे। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में सोर्स ऑफ फाइनेंस वाले चैप्टर में इसको बोला जाता था रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन का मतलब बचाना होता है, ये वो अर्निंग्स है जो बच गई हैं। अभी कहीं कहीं आपको इसका नाम लिखा मिलेगा कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट का मतलब मान लो कंपनी, सेविंग्स जो उसके पैसे बच गए, ठीक है जी। ये 3 नाम है इसके, लेकिन इन सब में पॉपुलर है नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं 60 रुपए को, क्योंकि ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो किसी को बांटा नहीं, कंपनी ने अपने पास बचा लिया। तो गाइस ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यही वर्ड आपको हर जगह लिखा मिलेगा बेसिकली। तो यूं बोल सकते हैं ये दोनों 20-20 रुपए, 20 रुपए ये सरकार को बट गए, 20 रुपए ये ऑनर्स को बट गए, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये प्रॉफिट का इतना सारा चक्कर क्यों समझा रहे हो, गाइस इसकी भी कैलकुलेशन आएगी। तो पहले हम बेस बना रहे हैं ताकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाए तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो एक बात और आपसे यहां पर पूछ सकता है कि टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, पैट, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
गाइस 100 रुपए प्रॉफिट था, 20 का टैक्स दे दिया तो 80 रुपए बचे थे। अब तुमसे इतनी चीजें जानने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट कैसे होती है, आपको यहां पर 3 चीजें दे देगा वो, एक इसका अमाउंट देगा, इसका अमाउंट देगा, इसका अमाउंट देगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देना, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रॉफिट को निकालने का पहला तरीका जो इनकम मेथड में इस्तेमाल होने वाला है। दूसरा तरीका, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की वैल्यू देगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की वैल्यू देगा, तो इन दोनों को जोड़ देना, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा तरीका, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू देगा और टैक्स की वैल्यू देगा, तो इन दोनों को जोड़ देना, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। 99% आपका एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जिसके अंदर 1 2 3 इन तीनों आइटम को जोड़ देना, आपके पास 100 रुपए आ जाएंगे। ये तो मैंने प्रॉफिट को तोड़ के बताया है, खोल के बताया है। वहां पर आपको खुले खुलाए छोटे छोटे आइटम्स मिलेंगे जिसको आपको ऐड करके ये बनाना था। गाइस वैसे आपको एक बात बताऊं, अभी इस नेशनल इनकम वाले चैप्टर में इतने डायग्राम्स नहीं है। जब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर आएगा उसमें डायग्राम्स बहुत सारे आएंगे, वो न्यूमेरिकल भी होंगे। तो बनाने को तो तुम्हारे पास बहुत सारे डायग्राम है, लेकिन फिर भी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है, मतलब बॉयफ्रेंड भी होता है, सब कुछ होता है। हमें ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई का, तो पढ़ाई के लिए प्रॉफिट था भी, ठीक है जी। आ जाओ, ये नॉर्मली लिख दिया आप लोगों के लिए, काम आसान कर दिया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर ये इस्तेमाल होगा 99%, ये बहुत कम यूज होगा, अपनी बुक उठाकर देख लेना, ये वाला फॉर्मूला बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, यानी क्वेश्चन ना के बराबर मिलेगा। इसका मिल जाता है क्वेश्चन एक आधा, जिसमें प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करके। गाइस तो ये मैंने आपको बातें बताई थोड़ी सी इनकम के बारे में। अब आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेकर जाता हूं और डिस्कशन करते हैं। देखो चैप्टर का नाम तो वैसे नेशनल इनकम है दोस्तों, अभी मैंने यहां पर वर्ड लिखा है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को जान लो, पहचान लो, ये है कौन। अभी मैं बताऊं, मान लो ये कंट्री है, ये येलो कलर से जो सर्कल बनाया है ये कंट्री की बाउंड्री है। तो गाइस इस कंट्री की बाउंड्री में जितना भी पैसा कमाया जाएगा, जितना भी पैसा कमाया जाएगा, उन सारे पैसों को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इतना मान लो बस, एक कंट्री की बाउंड्री में जितना ही पैसा कमाया जाता है वो डोमेस्टिक इनकम हो गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली अगर आपको बोल दिया जाए तो माइंड में एक ही बात आएगी, अच्छा पूरे देश में जो भी है उनके द्वारा कमाया गया पैसा टोटल करना है, तो हर घर जाके पूछ लो कितना पैसा कमाते हो। गाइस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हर घर में जाकर हर बंदे से पूछेंगे कि कितना पैसा कमाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 135 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, उसमें से मान लो काम करने वाले 80 करोड़ लोग भी हुए, तो 80 करोड़ लोगों के पास जाके वो पेन पेपर से लिखना या कंप्यूटर में एंट्री करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम क्या करते हैं, हमें अपने देश की अगर डोमेस्टिक इनकम का पता लगाना होता है ना, तो हम देखते हैं कुछ लोग हैं हमारे देश में जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे देश में खुद का काम धंधा कर रहे हैं। खुद के काम धंधे को बोलते हैं गाइस सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जिसने भी अपना ऑफिस या शॉप खोल रखी है वो सब आ गए, जैसे कि डॉक्टर का क्लिनिक भी हो गया, सीए का ऑफिस हो गया, लॉयर का जो ऑफिस होता है उसको चैम्बर बोलते हैं, किसी ट्यूशन टीचर का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। फिर जो नौकरी कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज हैं, तो इसमें स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आते हैं। कोई सीए किसी कंपनी में काम करता है तो वो एम्प्लॉय होता है, कोई वकील किसी फर्म में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय होता है, फैक्ट्री में भी वर्कर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सब नौकरी की कैटेगरी में आ गए और ये खुद का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की इनकम को ऐड कर देंगे पूरे देश में, ठीक है। अब ऐड करने में क्या होगा, कुछ चीजें और बच गई हैं दोस्तों। चलो पूरे देश की इनकम को ऐड करने चलते हैं। सबसे पहले तो हम वेजेस एंड सैलरीज वाले, यानी जो एम्प्लॉइज नौकरी करते हैं उनको जो पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उनकी बात करेंगे। यानी कहीं से ढूंढ कर ले आओ कि पूरे देश के अंदर जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, तो ये पूरे देश की कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ये मान लो, ठीक है जी। फिर प्लस कर दो मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो लोग खुद का काम करके पैसा कमा रहे हैं, कोई दुकानदार ने दुकान खोल रखी है तो उन सबका टोटल कर दो। ये लिखा है MISE, यानी माइज, इसको मैं अब माइज बोलूंगा, आपको लिखना अलाउड नहीं है, मतलब नंबर कट जाएंगे अगर आप लिखोगे दोस्तों। तो यही इनकम होती है देश के अंदर। आप कुछ और इनकम सोच के देखो तो कुछ और इनकम भी निकलेगी। यहां पर क्या है, कुछ लोग अपनी जमीन किराए पे देते हैं और रेंट कमाते हैं, कुछ लोग लोन पे पैसा देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं, कुछ लोगों ने अपनी कंपनी खोली हुई है तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है दोस्तों,
ठीक है ना। अब एक चौथी इनकम और है, तुम किसी इंसान के ऊपर ऐसा एहसान कर दो कि जिंदगी भर वो तुम्हें अपनी इनकम का हिस्सा देता रहे, तो उस तरीके की इनकम को बोलते हैं रॉयल्टी। अभी बताता हूं एग्जांपल। 3 इडियट मूवी आई थी आमिर खान की, बहुत फेमस रही थी। पिक्चर रिलीज होने के बाद पता लगा कि वो पिक्चर की पूरी स्क्रिप्ट किसी नॉवेल से चुराई गई है, और वो नॉवेल लिखा था चेतन भगत ने। फिर चेतन भगत ने केस कर दिया 3 इडियट मूवी वालों पे। तो मूवी वालों को बोला, अब जब भी तुम इस मूवी को टीवी पे या कहीं पर भी ब्रॉडकास्ट करोगे और जब तक भी इस मूवी से पैसा कमाते रहोगे, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास आना चाहिए। तो चेतन भगत जो उस मूवी से पैसा कमाता है, वो चेतन भगत की रॉयल्टी है। मतलब चेतन भगत की नॉवेल से बनाई है, तो चेतन भगत का ही एहसान है 3 इडियट मूवी पे। तो दोस्तों ये वाली इनकम भी है। इन सभी इनकम का टोटल करके इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। छोटा लिखा मैंने ओएस, आपको कंप्लीट लिखना है। तो गाइस, एक इनकम पूरे देश में ये हो गई जो नौकरी करने वाले कमाते हैं। दूसरी इनकम ये हो गई जो लोग अपना काम धंधा खोल के कमाते हैं। तीसरी इनकम ये सारी है इन सब का टोटल, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। कोई पूछे डेफिनेशन व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, तो बोल देना ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। हाँ, 1 2 3 और चौथे नंबर पे ये नाम है। आपको अगर याद नहीं हो रहा कैसे करने हैं तो ऐसे कर सकते हो, RIP, रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और R² IP कर लो इसको, R 2 बार है ना, रॉयल्टी भी इसमें बेचारा आ जाएगा। तो पूरे देश की इनकम यहां रखी हुई है, 3 चीजों में समेट दी। इन तीनों आइटम को ऐड कर दो, तुम्हें अपने देश की डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। कह रहे हो सर नहीं क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर हो रहा, अब क्लियर होगा। देखो दोस्तों, यहां लिख दिया डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला, ये जो लिखा है ना शॉर्ट में NDP@FC, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये कोड वर्ड की भाषा लिखी है, ये कोड वर्ड भी लीक करूंगा थोड़ी देर में कि ये बना कैसे, NDP@FC कैसे बोलते हैं इसको। NDP@FC पढ़ लो, या फिर ऐसे लिख लो NDP कैपिटल में, इसके नीचे छोटा सा FC, ये डोमेस्टिक इनकम का सिंबल है। अब से मैं डोमेस्टिक इनकम को NDP@FC लिखूंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि मैं इसको ये सिंबल के थ्रू क्यों डिनोट कर रहा हूं। तो गाइस, ये होता है 3 चीजों का टोटल, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और माइस। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल पता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है सर, न्यूमेरिकल सिखाओ। अब न्यूमेरिकल ही आ गए आपके सामने। देखो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में अगर ये तीनों आइटम गिवन है तो तीनों को फटाफट से ऐड कर दो और डोमेस्टिक इनकम ले आओ। बहुत आसान लेवल का न्यूमेरिकल हो जाएगा, बहुत इजी लेवल का। हो क्या सकता है, कभी कभी इसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो फिर क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों COE को कैलकुलेट करना है तो COE इन कैश और COE इन काइंड को ऐड करो, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। और ये कंपोनेंट भी गिवन ना हो ना, तो जो आपको COE के बहुत सारे एग्जांपल बताए थे वो सब एग्जांपल गिवन होंगे। यानी वेज सैलरी गिवन होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन होगा, बोनस गिवन होगा, रेंट फ्री हाउस गिवन हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन हो सकती है। उन सभी अमाउंट को ऐड कर दो तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। गाइस, मुश्किल कुछ नहीं है, एक ट्रिक बता रहा हूं। 98% क्वेश्चंस अपनी बुक से उठा के देख लो, वहां पर जब भी COE को कैलकुलेट करना आएगा एग्जाम में तो आपको इतना सारा तामझाम याद करने की जरूरत नहीं है। 2 आइटम दिए होंगे, एक वेजेस एंड सैलरीज और दूसरा उसमें प्लस कर देना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये तजुर्बा है, एम्प्लॉयर ध्यान रखना, एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 2 आइटम आपको गिवन हो गए, दोनों को ऐड कर देना, COE आ जाएगा आपके पास। तो COE निकालने का तरीका पता लग गया, ये ना गिवन हो तो निकालना पड़ेगा। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये वाला अमाउंट भी गिवन है और इसके एग्जांपल्स में सारे अमाउंट गिवन है, तो सारे अमाउंट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है यार, हमको तो COE चाहिए था ना, तो COE का ही अमाउंट आपको देखना, सबको भूल जाना। फिर जब COE ना गिवन हो तो इसके चेलों को याद रखना, मतलब कंपोनेंट्स को याद रखना। ठीक है जी, आगे आ जाओ, न्यूमेरिकल आ गया तो कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इसको निकालने का तरीका है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, चारों आइटम को ऐड कर देना। और इन चारों में से जो ना गिवन हो, मतलब जो क्वेश्चन में ना दिया हो, वो धोखेबाज है, उसको 0 मान लेना, सिवाय प्रॉफिट को छोड़कर। समझ रहे हो, मान लो इसकी वैल्यू 2 गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस 8 हो गया। आपको क्वेश्चन में ये 2 1 4 गिवन है और ये गिवन ही नहीं है, ये गिवन नहीं है तो 0, यहां पर ऐड कर दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस 7 हो गया। अब मान लो आपको चारों में से कोई गिवन नहीं है, तो गाइस प्रॉफिट का चक्कर होता है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के वो 3 तरीके हैं, उसमें से पहले वाला ही तरीका याद रख लेना, उससे काम चल जाएगा। अगर आप दोबारा जानना चाहते हो तो बैक जाकर उसको देखो, प्रॉफिट को नोट करो अपनी कॉपी में। तो प्रॉफिट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया।
और आ जाओ इस पे माइस पे। क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड इनकम लिखा मिलेगा, गिवन है तो ठीक है, अगर नॉट गिवन है मतलब क्वेश्चन में है ही नहीं इसके बारे में कुछ भी, तो इसको जीरो मान लेना। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आभास है, मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से मैंने बताया। चलो जी, ये क्वेश्चन है, ऊपर कुछ नहीं लिखा, संदीप गर्ग नाम की बुक से ये फोटो उठाई है। इसके अंदर मैं आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। और बोला मैंने क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपने क्या लिखना है, अपनी जो सॉल्यूशन होगा ना उसमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मत पढ़ो क्वेश्चन, इनकम मेथड के थ्रू क्वेश्चन आया, आपने शुरू में लिखना है, प्रेजेंटेशन के साथ सिखा रहा हूं, लिखना है सबसे पहले बाय इनकम मेथड ऐसे करके, और फिर डालना है कॉमा, फिर यहां लिखना है डोमेस्टिक इनकम, कोड वर्ड में एनडीपीएफसी लिखेंगे, आप इसको याद रखना, क्योंकि आप तो 12th के एंड स्टेज पे हो तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको पूरा क्लियर करूंगा। इसका फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस माइस। तो गाइस इन तीनों आइटम को ढूंढना पूरे क्वेश्चन में। यहां पर आपको 1 से लेकर 8 तक आइटम गिवन है, जो चीजें मैंने बताई हैं बस उसको याद रखना, बाकी जो भी नाम लिखे हैं क्वेश्चन में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, यानी उल्टे सीधे नाम होते हैं, जो मैंने पढ़ा दिया वहीं तक नाम है बस, और कहानी कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी सीओई, इसका अमाउंट लिखा है 13,300, तो मैं यहां पर सीओई की जगह 13,300 लिख देता हूं, फिर प्लस करूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस, तो सारे नाम पढ़ता गया, 5वें नंबर पे मिला मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस यानी ओएस, जो कि लिखा है 5,000, इसकी जगह लिख दिया 5,000, फिर प्लस करूंगा मिक्स्ड इनकम, कहीं लिखा मिल जाए तो 6ठे नंबर पे लिखा था मिक्स्ड इनकम, जो कि लिखा है 16,100। तो गाइस इन तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, 13,000 और 5,000 18,000 और 16,000 34,000, अपना ऐड करने का तरीका है, तो 34,400 मेरा आंसर आ गया, रुपीज 34,400। और जो लोग भूल जाएंगे, ये लिखा है अमाउंट करोड़ में, तो यहां करोड़ लिखना पड़ेगा। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करनी सिखा सकता हूं मैं आपको, लेकिन अभी आपको डोमेस्टिक इनकम सीखनी है, एक स्टेप आगे चलेंगे फिर नेशनल इनकम आएगी। एक्चुअली नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फर्क है, नेशनल इनकम थोड़ी बड़ी चीज है, डोमेस्टिक इनकम थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी चीज है दोस्तों। तो इसमें क्या फालतू की चीज थी जो मैंने तुम्हें बताई, नेट एक्सपोर्ट तुम्हारे किसी काम का नहीं था। अब वेजेस भी लिखी है, मैंने बताया जब वेजेस कुछ भी लिखा हो, सीओई लिखा है तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये फालतू की चीज है। अगर आप शुरू में यार इसको स्पीड से नहीं कर पा रहे ना क्वेश्चन को, तो कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते थे, पहले आप इसको स्लो स्पीड में करो, अपनी बुक के कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह पिक कर लो, वहां से उसको सॉल्व करना शुरू करो। मतलब मैं करा दूंगा तो फिर इतनी कोई खास जरूरत आपको होगी नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रैक्टिस तो बढ़िया ही रहती है न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, यानी जो सॉल्व एग्जांपल्स है, और धीरे धीरे करो, कोई स्पीड की जरूरत नहीं है, अपने आप स्पीड आती है किसी दूसरे को देख के कि वो बहुत जल्दी सॉल्व करता है, अपने अंदर ऐसा मत लाओ कि मैं फटाफट से सॉल्व कर लूं, क्योंकि तुम फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वहां गलती कर बैठोगे, फिर बोलोगे दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है पेन दिमाग, वहां ज्यादा लगाना। पहले क्या होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, अपन स्लो प्रिपरेशन करते हैं, जब एग्जाम टाइम आता है ना उस तक तो तजुर्बा हो जाता है फास्ट होने का, तो फास्ट होना है। अभी आपको सिखा दिया नेशनल इनकम पे एंट्री कर रहे हैं अब दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके सामने लिख दिया है, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। एक्चुअली आपको बताऊं, डोमेस्टिक इनकम हमारे देश के अंदर कमाया गया पैसा है, इसके अंदर वो पैसा जोड़ दो जो हमने विदेशों से कमाया है, ठीक है ना, विदेशों से मतलब फॉरेन कंट्री से पैसा जो कमाया है वो पैसा जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ जाएगी। बहुत आसान फॉर्मूला हो गया, मतलब नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम निकालनी ही पड़ती है, ठीक है ना, इनकम मेथड के थ्रू। तो अब बात करते हैं, जो पैसा हम विदेशों से कमाते हैं वो कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, क्या मीनिंग है सर जो आप बात बोल रहे हो। तो दोस्तों देखो, जो पैसा विदेशों से कमाया जाता है उसके दो फॉर्म है, लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड का मतलब फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा हो सकता था, ये वो पैसा है जो हमने विदेशों से कमाया है। यहां लिखा है फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये वो पैसा है जो विदेशी लोग फॉरेनर्स हमारे देश में से भी पैसा कमाते हैं ना, तो नेट पैसा देखना है हमने। मान लो हमने उनकी कंट्री से 100 रुपए कमाए हैं, उन्होंने हमारी कंट्री से 80 रुपीज कमा गए, तो नेट फायदा हमें 20 रुपए का हुआ। ये वाला 20 रुपए अमाउंट है ना, ये जोड़ना है यहां पर, ठीक है। लेकिन हो क्या सकता था असलियत में, तो ये भी हो सकता था कि हम उनसे 80 कमाते, वो हमसे 100 कमा लेते, तो यार नेट इन दोनों का अंतर -20 आ जाता है ना। और ये भी हो सकता था हमने उनसे 100 रुपया कमाया, उन्होंने भी हमसे 100 रुपया कमाया, तो नेट 0 रुपया विदेशों से कमाया गया। हो कुछ भी सकता है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको कितने अच्छे तरीके से
क्लियर है? तो गाइस ये जो पैसे आ रहे हैं, जो नेट अमाउंट आ रहा है, विदेशों से कमाया गया पैसा है ना, ये आपको यहां से एक ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए, ये विदेशों से कमाया गया पैसा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और इस पैसे को आपके न्यूमेरिकल में लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा हो सकता है, या फॉरेन कंट्री भी लिखा हो सकता है। अब तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं जो लोग क्लियर नहीं करते। यहां पर सर सिर्फ इनकम लिख के खत्म क्यों नहीं कर दिया, ये फैक्टर वर्ड जबरदस्ती क्यों चिपका रखा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब मैंने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का आपको डिफरेंस कराया था, तो वहां पर यह भी बता दिया था कि फैक्टर इनकम मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, ठीक है, उसको ही ऐड करते हैं। ट्रांसफर इनकम का नेशनल इनकम में कोई वजूद नहीं होता, वो गिफ्ट वगैरह फ्री के पाए हुए पैसे हैं, ठीक है, ये मान के चलते हो। तो फैक्टर इनकम ही हमेशा इनकम से पहले फैक्टर इनकम ही लिखते हैं, और थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी के अंदर सब कुछ क्लियर करूंगा। तो हमें काम रहेगा दोस्तों इससे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से, शॉर्ट में इसको बोलेंगे NFIA। किसी स्कूल के टीचर्स NFIA बोलते हैं, और किसी स्कूल के टीचर इसको ऐसे NFIFA नफीफा बोलते हैं। मतलब यार वो तो अपने लिए सिंबल्स हैं, कैसे बना लो। NFIA चालू है, मतलब चलता है, आप अपने आंसर में लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो मुद्दा कुल मिला के क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। ओहो, फीफा फीटा क्या है ये, इधर देख लो वापस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड शॉर्ट बन गया फीफा, ठीक है जी। फैक्टर इनकम टू अब्रोड शॉर्ट बन गया फीटा। तो फीफा में से फीटा माइनस कर दो, यू विल गेट योर NFIA। और इसका क्या करना है भैया, नेशनल इनकम निकालने के काम आएगा, और नेशनल इनकम को इन शॉर्ट NNPFC बोलते हैं। जैसे वो NDPFC था, तो आपको बता दूं ये नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर दो। चलो जी, फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। नेशनल इनकम का छोटा नाम NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम का छोटा नाम NDPFC, ठीक है जी। और ये है आपका NFIA। तो ऐसे ही सिंबल्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो दोस्तों अब नेशनल इनकम सॉल्व करना शुरू करेंगे, उससे पहले मैं पुराने क्वेश्चन पे एक बार आपको लेकर जाना चाहता हूं, जिसमें हमने यहां पर NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अगर यहां पर आपसे पूछता कि नेशनल इनकम की भी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो हम आगे क्या करते, इधर लिख के बता देता हूं। तो हम लिखते दोस्तों ऐसे अपना फॉर्मूला, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस, ये जगह नहीं बची लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, NFIA। तो गाइस डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कितनी आई है, 34,400 करोड़, प्लस NFIA की वैल्यू डाल देते। NFIA की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 300। तो यहां पर नेशनल इनकम का आंसर आता ₹34,700 करोड़, ठीक है। इसमें एक ध्यान देने की जरूरत है, जब आपको यहां पर फ्रॉम ना लिखा हो, इसकी जगह टू लिखा हो, तो आप NFIA की वैल्यू जो भी गिवन होगी उसका निशान बदल देना। अगर 300 लिखी है तो उसको -300 समझना, अगर -300 लिखी है तो उसको +300 समझना। वैसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा जिसमें इसके निशान बदलते हैं। अभी हाल फिलहाल इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और ये भी है कि कभी कभी नेट नहीं लिखा होता तो नेट निकालना पड़ता है, और कैसे निकलता है वो आपको पता है। इन दोनों का डिफरेंस है फीटा और फीफा का, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्लियर है। एक बार नेशनल इनकम का एक उदाहरण यानी एग्जांपल कर लेते हैं, आपके सामने पेश है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट NNP एट FC, वो बीच में ऐट लिखे ना लिखे, पढ़ते उसको ऐट ही है, NNP और नीचे छोटा सा FC लिख दो, इससे भी काम चल जाएगा। पेन का कलर चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया, पानी पी लो पहले, गुड, लंबी क्लास होती है ना, पानी पीना जरूरी है। और 1 सेकेंड ही लगता है, तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा यार, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन आए इनकम मेथड से, सबसे पहले आपको लिखना है बाय इनकम मेथड, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखना है कि NDPFC का। और गाइस यही करना है आपने, आपसे इनकम मेथड में वो कुछ भी पूछ ले, आपको NDPFC निकालना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीजों का टोटल होता है, आपको पता ही है, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, माइस यानी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये थोड़ा सा प्लस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है जी। तो इन तीनों को ढूंढ कर लाओ। तो सबसे पहले COE की खोज करेंगे। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ दिया है, कहीं पर भी COE लिखा ही नहीं है। तो गाइस जब COE नहीं लिखा होता तो उसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स में यहां पर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, और इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं लिखा, और जनरली लिखा हुआ मिल जाता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ मिल जाता है। 99% क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। तो सिर्फ यही लिखा है उसका कंपोनेंट, तो इसको ही COE मान लेंगे।
यानी यहां पर लिख देता हूं मैं इसकी जगह कि ये COE की तरह हमारे क्वेश्चन में बिहेव करेगा। 600 रुपए जी, तो यहां लिख रहा हूं गाइस, ये हो गया 600 करोड़ है भाई, ऐसे मत मानना। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो ऑपरेटिंग सरप्लस ऊपर से लेके नीचे तक मैंने पढ़ लिया, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर नहीं दिया हुआ, जब नहीं दिया ऑपरेटिंग सरप्लस तो उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। उसके कंपोनेंट RIP, R²IP मतलब रेंट इंटरेस्ट, ये रहा, ठीक है ना। और रॉयल्टी नहीं गिवन, तो रॉयल्टी नहीं गिवन तो जीरो मान लो, यहां पर रेंट और इंटरेस्ट दोनों कंबाइन करके गिवन है। लेकिन देख रहे हो क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट नहीं लिखा, और मैंने बोला कि जब प्रॉफिट नहीं लिखा तो यार प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपने आप में बड़ी चीज है। तो गाइस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का पूरा तरीका बता रखा था। तो यहां पर प्रॉफिट के लिए टैक्स दिया हुआ है, जो प्रॉफिट के ऊपर पे किया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स है। कहीं दूसरा कोई टैक्स गिवन हो उसको मत लिख देना, पर्सनल टैक्स लिखा हो, इनकम टैक्स लिखा हो, हाउस टैक्स लिखा हो, GST लिखा हो, वो नहीं आएगा, सिर्फ यही है। दूसरा ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीसरा डिविडेंड, इन तीनों को ऐड कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना कितना अमाउंट है, 40, 60 और 20, कुल मिला के 120 हो गया। उसको भी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह एक अमाउंट मेरे पास 160 का रेंट इंटरेस्ट का आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट का अमाउंट आया 120 का, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि टीचर को पता लग जाए कि ये ऑपरेटिंग सरप्लस है अपने आप में। अब ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम। पूरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे लिखा हुआ मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, यही अपनी माइज है 280, यहां पर 280 ऐड कर दिया। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं, 600, और अपना ऐड करने का तरीका होता है 880, 960 और 200, ये हो गया मेरे पास 1160, ठीक है ना। अपने आप ऐड करके देख लेना, वो तो तुम्हारी अपनी टेक्निक है, लेकिन अभी काम नहीं चलेगा। वो क्वेश्चन में तुमसे डोमेस्टिक इनकम नहीं पूछा, वो पूछा नेशनल इनकम। उसके बाद आप लिखेंगे नाव जहाज, कुछ भी लिख दो, मतलब नेशनल इनकम यानी NNPFC होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू लिख रहा हूं 1160 प्लस NFIA ढूंढो क्वेश्चन में कहां है, ये लिखा 4थे नंबर पे, पूरा सही लिखा है, फ्रॉम ही लिखा है, कितना -20। तो भाई जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो क्योंकि फ्रॉम है, तो -20 लिख देंगे। अब 1160 में से -20 हो गए तो रुपीस 1140 करोड़ रुपए आपका आंसर है, और यही सही आंसर है। तो गाइस ये सिंपल लेवल तक न्यूमेरिकल थे, अभी थोड़ा और ऊपर उठते हैं और थोड़े फ्रैक्शन वगैरह मतलब इसके रूल्स वगैरह सीखते हैं नेशनल इनकम के। अभी आपको ये कैलकुलेट करना आ गया होगा, एक बार मैं बताना भूल गया कि स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने को तो आपको सिखाना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ठीक है ना। तो चलो अब मेन काम आएगा। देखो GDP एंड वेलफेयर का पूरा आपको कॉन्सेप्ट कराया था मैंने, तो यहां पर देखिए आपको इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल में बहुत कुछ निकालने को बोल सकता है, बोलेगा GDP निकालो, NDP निकालो, NNP निकालो, और कभी लिख देगा साथ में FC, कभी MP, कभी FC, ये सब जितने भी आइटम है 14 आइटम होते हैं टोटल मिला के, आपको सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इन सबको बोलते हैं दोस्तों, ये है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स, जो कि पूरी यूनिट का नाम है। एग्रीगेट का मतलब यहां पर है कि नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब की वैल्यूज आपको निकालने को बोल सकती है। तो जितने भी नाम है ना ये, उन सब की व्याख्या कर दूं, बहुत आसान तरीका बता दूंगा आपको। इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, अपने पेन का कलर चेंज करेंगे और यहां पहुंचो। आपको पता है GDP के बारे में, ठीक है जी, तो GDP आपको कैलकुलेट करना आता है। उससे पहले छोटी सी बात आपको बताऊं, GDP से पहले देखिए, मान लो तुमने कोई 10 रुपए की मशीन खरीदी, 1 साल बाद वो 10 रुपए की नहीं बिकती, इस्तेमाल कर लोगे ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और मान लो उसकी वैल्यू 8 रुपए हो गई दोस्तों। तो ये जो वैल्यू है, जितने रुपए की टोटल अमाउंट था उसको ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं, और जो अभी करंट वैल्यू है ये नेट वैल्यू है। ये नुकसान क्यों हुआ पता है, मतलब तुमने इस्तेमाल कर लिया तो उस वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो जो वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो गाइस इसमें से 2 रुपए माइनस हुए तब नेट वैल्यू आई है, ठीक है जी। क्या कहना चाहता हूं मैं कि ग्रोस वैल्यू में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का वर्ड है, अब इस पेन का थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं, ज्यादा हो रही है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं।
कंजम्पशन, मैंने ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा समझ जाना, ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और भी नाम है इसके, इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, ये भी आ जाता है कभी कभी, बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं है लेकिन लव सर आपको बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी नाम से आ जाता है। आपने एक बात जाननी है कि ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट वैल्यू आती है। ऐसी दोस्तों जब ये जीडीपी लिखा है तो मैं इस सेक्शन को अलग कर देता हूं, ये बोलता हूं, पढ़ता हूं, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोस वैल्यू जीडीपी होता है। तो अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर दूं, तो ये जो ग्रोस वर्ड है ना, ये अपने आप नेट बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एनडीपी, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की नेट वैल्यू। तो गाइस इसको पढ़ा जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे कुछ फंक्शंस आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो फंक्शन नंबर 1 ये आपको सिखाया, फंक्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखो गाइस, अभी टैक्स का सिस्टम गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में ज्यादा होता है, और आपको पता है टैक्स दो तरीके के हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके अब जीएसटी ला दिया गया है, सिंपल रूप से आपके लिए यही बताना चाहता हूं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इसको निकालने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू, यानी जीएसटी वगैरह जो भी वैल्यूज गिवन हो उसमें से माइनस कर दो सब्सिडीज की वैल्यू। ये यानी क्या कराया मैंने, क्या बात बताई। तो बात को समझने का सिंपल तरीका ये है, मानो कि तुम एक चीज के प्रोड्यूसर हो और तुम वो चीज 10 रुपए की मार्केट में बेचना चाहते हो, मतलब कितने की भी तुमने बनाई हो, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, तुम मार्केट में उस सामान को 10 रुपए का बेचना चाहते हो। तो सरकार आकर कहती है कि भाई आपको 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम ऐसा कह सकते हो, अच्छा तो अब मैं इसको 15 रुपए की बेचना चाहूंगा, यानी जो टैक्स का बर्डन था आपने किसी और पर शिफ्ट कर दिया, आपको तो 10 रुपए का वो मिल ही रहा है, मतलब 10 रुपए आपको मिलेंगे, 5 रुपए का टैक्स लग गया तो 5 रुपए सरकार को दे देना। फिर कभी कभी सरकार कहती है चलो तेरे लिए 2 रुपए की छूट दे दी, सब्सिडीज दे दी, तो हम कहते हैं हमने भी 2 रुपए कम कर दिए, अब हम इस प्रोडक्ट को 13 का बेचेंगे। तो गाइस मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया ये लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था गुड्स पर, और ये लिखी है सब्सिडीज का अमाउंट। तो अगर प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाते हैं तो टैक्स पे पैसा जोड़ देता है, मतलब अमाउंट में टैक्स का पैसा जोड़ देता है और पब्लिक से ही चार्ज करता है। अगर कंपनी सब्सिडीज देती है तो सब्सिडीज का अमाउंट लेस भी कर लेता है। तो गाइस इन दोनों के डिफरेंस को 3 बोलते हैं, 3 है, और इसको इन शॉर्ट एनआईटी बोलेंगे। एनआईटी करके बार बार इस वर्ड का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने रुपए का प्रोड्यूसर सामान बेचना चाहता था उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में फैक्टर कॉस्ट, और बार बार लिखूंगा एफसी, ठीक है जी। और जितने रुपए का एक्चुअली वो सामान बिक रहा है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में मार्केट प्राइस, और शॉर्ट में लिखूंगा एमपी। यानी इसकी इंप्लीकेशन ये निकली कि जीडीपी एट एफसी, यानी ऐसे लिख दिया मैंने, 10 रुपए है, तो इसमें अगर मैं एनआईटी की वैल्यू को जोड़ दूं, मान लो 5 रुपए, तो मेरे पास 15 रुपए का जो अमाउंट आएगा ये होगा जीडीपी एमपी। देखा ना, एफसी की वैल्यू में अगर एनआईटी जोड़ दो तो गाइस हमें मिलता है एमपी, ठीक है। तो हमारे पास मेन 3 गोल्डन फॉर्मूलाज हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कन्वर्ट करने वाले, 1 2 3। पहला मैंने बताया कि ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो तुम्हें मिलता है नेट, हमें मिलता है नेट, मतलब ठीक है ना। और दूसरा मैंने बताया आपको फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी प्लस कर दो तो हमें मिलता है एमपी, ठीक है जी। और तीसरा ये सुन लो, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक इनकम छोटा कॉन्सेप्ट मान लो, उसमें एनएफआईओ को जोड़ लेते हैं तो नेशनल इनकम मिलती है। तो यहां पर डोमेस्टिक वर्ड आप डोमेस्टिक इनकम से ले आओ, अगर इसमें एनएफआईओ जोड़ दिया जाता है तो हमें मिलता है नेशनल। जैसे डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईओ जोड़ दो तो नेशनल इनकम मिल जाती है दोस्तों। तो यहां पर 3 चीजें बताई मैंने आपको, ठीक है। तीनों में कुछ क्वेश्चंस रीड करने के लिए आएंगे, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाना चाहता था लेकिन इसके हिसाब से समझाता हूं, ठीक है। ये आप पॉज करके इसको नोट कर लो क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, स्पेस की थोड़ी उस हिसाब से मैं और एक चीज सिखाऊंगा। नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके, नहीं किया तो दोबारा कर लेना दोस्तों। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड सिखाए थे, तो बोला कि यहां लिखा है जीडीपी एट एफसी। आपको जितने भी वर्ड मिलेंगे इस नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, वो या तो जी लिखा होगा शुरू में, मतलब जीडीपी एनडीपी करके मिलते हैं ना, तो शुरू के जो लेटर्स हैं उनको पढ़ना सिखा रहा हूं आपको। शुरू में या तो जी लिखा मिलेगा या एन लिखा मिलेगा। अगर जी लिखा है तो ग्रोस पढ़ना, एन लिखा है तो नेट पढ़ना। बीच वाला लेटर आपको या तो डी लिखा मिलेगा या एन लिखा मिलेगा। तो गाइस बीच में डी लिखा है तो डोमेस्टिक पढ़ना है, एन लिखा है तो नेट पढ़ना है, सॉरी नेशनल पढ़ना है। और ये हमेशा पी लिखा मिलेगा, प्रोडक्ट होता है इसका मतलब।
और ये चौथे नंबर पे या तो एफसी लिखा मिलेगा या एमपी लिखा मिलेगा। एफसी लिखा है तो फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे, एमपी लिखा है तो मार्केट प्राइस पढ़ेंगे। थोड़ा क्रिटिकल और डीप होता है थोड़ा सा, उस हिसाब से इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाए रखना बस। तो मैंने आपको यह बताया कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा, और अगर गाइस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हमें एनआईटी को प्लस करना पड़ेगा। आप ये बात याद रखते हो कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, ठीक है? तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। इतनी जल्दी मतलब ये सब करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब बात बनेगी, ठीक है ना? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बिना कुछ काम होगा नहीं सॉल्व हमारा, तो थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी जरूरी है। चलो जी आ जाओ, ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे नेशनल इनकम नहीं पूछा, इसमें आपसे उसने पूछ लिया जीएनपीएमपी, पेन का कलर चेंज, जीएनपीएमपी पूछ लिया, ये निकालो। और गाइस हम पहले निकालेंगे अपना एनडीपीएफसी, उसमें एनएफआईए प्लस करेंगे, फिर निकलेगा एनएनपीएफसी, है ना? यही आता है हमें। तो अब मैंने आपको बताया कि आपसे कुछ भी पूछ रखा हो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में इनकम मेथड से, आप सबसे पहले निकालना एनडीपीएफसी और फिर निकालना वो जो क्वेश्चन में पूछा है जीएनपीएमपी। तो एनडीपीएफसी लिखना है, सबसे पहले लिखना है बाय इनकम मेथड, पेन का थोड़ा वो छोटा कर दूं, हाँ जी। तो लिखेंगे बाय इनकम मेथड एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, तीनों चीजों का टोटल होता है, पहले पे सीओई, दूसरे पे ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरे पे माइस। तो पहले नंबर पे लिखा है दोस्तों एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, ये सीओई है 600 रुपए, तो मैंने यहाँ 600 लिख दिया डायरेक्ट, आप पूरा करके लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना। दूसरे पे ऑपरेटिंग सरप्लस होना चाहिए, तो ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ के देखो कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस है, अपना दिमाग लगाओ, इतने में पानी ले लो, लगाओ दिमाग। और वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अपना दिमाग लगाना चाहते हो तो। पहले देखो यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, यहां पर उसके कंपोनेंट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, रॉयल्टी नहीं है, तो नहीं है तो जीरो मान लेंगे, बस प्रॉफिट का चक्कर रहता है। तो गाइस ये दोनों ऑपरेटिंग सरप्लस हो गए, इन दोनों को ऐड करो, 350 और 200, ये 550 का अमाउंट हो गया। ये मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है। मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका ये नहीं है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है? वो तो एक एक करके चीज यहां लिखनी पड़ेगी, सीख जाओगे। लेकिन थर्ड नंबर पे माइस मिक्स्ड इनकम कहीं पर है, ये नहीं मिक्स्ड इनकम भाई, 850 लिख दिया, ठीक है जी। तो यहां पर इन सबको ऐड कर देंगे, 600, 500, 1100, और आंसर आ जाएगा इसका 1900, 1900। एनडीपीएफसी की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब क्या करना है, अब तो जीएनपीएमपी कैलकुलेट करना है, तो आपको इनकम मेथड में कुछ भी कैलकुलेट करना हो, पहले एनडीपीएफसी की वैल्यू निकाल देना, फिर मेरी ट्रिक फॉलो करना। मेरी ट्रिक क्या बोलती है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसकी वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, ऐसे लिख दिया जीएनपीएमपी, फिर इज इक्वल टू का निशान लगाओ, और फिर राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू लिखो जो आपने कैलकुलेट कर ली, यानी एनडीपीएफसी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लगेंगे दोस्तों ऑपरेशंस, ऑपरेशन ये वाले जो आपको सिखाए थे। यहां पर एक बात बता देता हूं आपको मैं, जीएनपीएमपी आपको निकालना है, एनडीपीएफसी आपके पास है, यानी एक एक करके लेटर पढ़ना शुरू करें तो आपके पास ग्रोस वैल्यू निकालनी है और आपको नेट वैल्यू गिवन है। तो आपने क्या करना है, देखो इधर से देख लो, नेट वाली वैल्यू छोटी होती है, ग्रोस वाली वैल्यू बड़ी होती है, पता होना चाहिए। क्योंकि मान लो 10 रुपए की मशीन खरीदी थी और वो 8 की बाद में बिक रही है, तो ये नेट वैल्यू है और ये ग्रोस वैल्यू है। तो गाइस ग्रोस वाली वैल्यू बड़ी है, तो कभी आपको इसके इक्वल पहुंचना हो तो नेट वाली वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ 8 वैल्यू दी हुई है, तो इसमें 2 रुपए प्लस करोगे तब यहां पहुंचोगे ना, और ये 10 रुपए वैल्यू दी हुई है तो इसमें से 2 रुपए माइनस करोगे तब यहां पहुंचोगे। तो ऐसे पहुंचने के रास्ते हैं। तो पहुंचना कहां है, पहुंचना यहां है, इसके पास पहुंचना है, और है हमारे पास ये, तो यानी नेट हमारे पास है, ग्रॉस पे पहुंचना है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट पे पहुंचोगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा। तो यहां पर डेप्रिसिएशन प्लस होना है। चलो जी, डेप्रिसिएशन लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का नाम यहां पर ऐसे लिखा होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कहीं कहीं सीएफसी लिखा है किसी बुक में, हम इसको डेप मान के चलेंगे, डेप्रिसिएशन है ये, ठीक है जी। चलो अगला, बीच में लिखा है ये वर्ड नेशनल और इधर लिखा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक और नेशनल में से देख लेते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो एनएफआईए को प्लस करना पड़ता है, अगर उल्टा जाओगे तो माइनस करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस एनएफआईए ढूंढ लो यहां से, एनएफआईए। ये देखो एक चीज बताऊं, नेट करंट ट्रांसफर लिखा है, ये ट्रांसफर है, किसी कोई वैल्यू नहीं है पूरी नेशनल इनकम में इसकी, कहीं पर भी नहीं देखेंगे। ये लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यही अपना एनएफआईए है, ठीक है। ये अमाउंट है -100,
तो अपना यहां पर NFIA प्लस करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे थे, ठीक है जी। फिर यहां पर लिखा है FC छोटा है, यहां पर लिखा है MP, तो मार्केट प्राइस पर जाना है फैक्टर कॉस्ट से, पुराना वापस जाओ, ये रही फैक्टर कॉस्ट, यहां से मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो NIT प्लस कर दो, ठीक है। तो गाइस NIT की वैल्यू यहां प्लस कर दी जाएगी। अब वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे आए हैं। तो NDP FC इसकी वैल्यूज है 1900 प्लस डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू है 200 प्लस NFIA इसकी वैल्यू है -100, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, प्लस NIT का है, NIT अगर गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अलग अलग गिवन है, इन दोनों को माइनस कर दो, 160 -40, यहां भी करके दिखा सकते हो 160 -40, यहां सीधा 120 लिख सकते हो दोस्तों। तो गाइस यहां पर GNP MP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1900 और 200 2100 में से सो गए 2000, 2000 में 120 प्लस कर दो, ये हो गया 2120 रुपीस करोड़, लिख लेना, ठीक है जी। ये आपके सामने आंसर है GNP MP का, 2120 है 2220 है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है जी। कहीं यहां पर 6 5 11 11 और 8 19, हाँ यहां पर क्या एक्चुअली ये हमारा 2000 है, हाँ बात याद है ना। तो गाइस ये 2000 है हमारा, 1900 वैल्यू नहीं आई थी, तो आप देखोगे तो यहां पर 2220 करोड़ रुपीस आंसर आएगा हमारा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। अभी क्या है, अभी तो GNP MP पूछा है, वो कुछ और भी पूछ सकता था, तो आपने सबसे पहले तो NDP FC निकालनी है, उसके बाद जो पूछेगा वो निकालना है। एक क्वेश्चन और यार, CBSE ऑल इंडिया 2013 में आया हुआ है, तो धाकड़ क्वेश्चन मान के चलो, मतलब हैवी लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर इसने बोला कैलकुलेट करो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GNP एट MP, वापस यही निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे क्या, सबसे पहले अपना यही सॉल्व करके दिखाता हूं दोस्तों। NDP FC निकालेंगे, पेन का कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए अच्छे से, ये ठीक रहेगा। NDP FC निकालेंगे तो ये होता है तीन चीजों का टोटल, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और माइस। तो COE देखते हैं, सबसे ऊपर यही लिखा है अमाउंट 2000 हो गया जी। फिर देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, वीडियो को पॉज करके ढूंढने की कोशिश करो, है नहीं वैसे कहीं पर भी, उसके चेले हैं, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है जी। तीनों आइटम 500 700 और 800, ये हो गया 2000, तो ये भी 2000 है ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर देखेंगे माइस क्वेश्चन में ये रहा लास्ट में 1500, तो गाइस इन सबको ऐड करके हमारे पास NDP FC आ जाएगी, जो कि हो गया 5500। अब जो तुम्हारे डाउट्स यहां से उछल रहे हैं मन में, वो ये है कि सर प्रॉफिट का कंपोनेंट डिविडेंड भी तो दिया हुआ है, ये क्यों नहीं लिया। तो गाइस इसको नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो उसके चेले लेने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही अगर COE ऑलरेडी गिवन है तो उसका ये भी तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको भी लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा GNP MP, तो अपन यहां निकालेंगे। मैंने बोला जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है वो लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो तुमने कैलकुलेट कर लिया उसको लिखो राइट हैंड साइड पे। अब लगा दो ऑपरेशंस, जो वैल्यूज एड लेस करनी है। ये ग्रोस है, बड़ी वैल्यू है, नेट है, छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू में इससे रिलेटेड जो चीज होती है वो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये नेशनल है बीच में, इधर डोमेस्टिक है, तो इससे रिलेटेड NFIA प्लस होगा। इधर MP है, इधर FC है, तो इससे रिलेटेड NIT प्लस होगा। तो एक बात तो ध्यान रखनी है, इनकम मेथड में जो भी ऑपरेशन लगेंगे इधर की तरफ सब कुछ ही प्लस होता जाएगा, माइनस नहीं होगा, इनकम मेथड की बात है ये। तो गाइस ये तीनों कंपोनेंट ढूंढने। डेप्रिसिएशन देख लो कहां लिखा है, NDP FC की वैल्यू पहले लिख देंगे 5500, फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू ढूंढो। डेप्रिसिएशन ये रहा, जैसे मैं बोलता हूं ना ढूंढो, तो तुमने वीडियो को पॉज करना है, फिर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो यहां पर ये वैल्यू हो गई 100। NFIA की वैल्यू देख लो जी, NFIA ये रही 150, लेकिन चालाकी खेल रहा है, 2 लिखा है। मैंने बताया था ना, जब इधर 2 लिखा हो तो आप इसका निशान बदल देना, 150 नहीं है ये -150 है। अगर ये -150 लिखा होता तो इसको +150 लिखते, प्लस NIT NIT ढूंढो, ये राजी 250, ठीक है जी। वैल्यूज आ गई, जो भी इक्वेशन बन रही है प्लस प्लस करके इसका आंसर लिख देते हैं। तो गाइस ये आंसर आ जाएगा ₹5700 करोड़, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर आपको सॉल्व करना सिखा दिया, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब पॉज करने का मतलब ये कि आप बैक में जाओ, पीछे जब क्वेश्चन आपको साफ सुथरा दिखाई दे, उसको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया, तब आप सॉल्व करो इसको, ठीक है, और मैच करने की कोशिश करो आंसर आपका आ रहा नहीं आ रहा।
तो गाइस अब आएंगे हाई लेवल, थोड़े न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, वो तो नॉर्मल थे, अबव एवरेज लेवल पे। जैसे कि आप जानते हो एनडीपीएफसी सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस माइज होता है। अब हाई लेवल बोलता है कि ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इन तीनों में से कोई एक निकालना होगा, दो वैल्यू क्वेश्चन में मिलेंगी आपको। मान लो ये निकालना है, ये और ये भी गिवन है तो निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी चमत्कारी तरीके से वो आपको ये वाली वैल्यू नहीं देता, इससे रिलेटेड कुछ और दे देगा। मान लो जीएनपीएमपी दे दिया तो आपको यहां पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो बताऊंगा आपको। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में एनएनपीएफसी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको तो इक्वेशन ये वाली फॉलो करनी है, तो आपको एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आपको निकालनी है उसको लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू लिखना जो तुम्हें गिवन है और ऑपरेशन लगा देना। इधर नेट लिखा है, इधर नेट लिखा है, तो डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं। इधर डोमेस्टिक लिखा है, इधर नेशनल लिखा है, नेशनल बड़ा होता है तो यहां पर इस बार एनएफआई माइनस करना पड़ेगा। पी और पी तो सेम ही होते हैं, ये एफसी है ये एफसी है, तो एनआईटी की भी कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन लगेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आ जाता है, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नॉर्मली कैलकुलेट करना होता है तो 4 आइटम दे दो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, निकल जाएगा। अगर कोई मिसिंग होगा तो उसको 0 मान लेंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, यहां पर तो उनमें से कोई भी कंपोनेंट गिवन नहीं है, बल्कि ये लिखा है जीडीपी एमपी। तो गाइस हमारे पास तो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, इधर सॉल्व करता हूं। अगर एनडीपीएफसी की वैल्यू मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस माइज ऐसे लिखूंगा, और ये और ये वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर ये निकल जाएगी वैल्यू, अकेली जो बचेगा वो निकल जाएगा। लेकिन एनडीपीएफसी है ही नहीं, उसके जैसा कोई गिवन है तो एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। तो इधर देख लो, सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है एनडीपीएफसी जो कि निकालना है इज इक्वल टू जीडीपीएमपी जो कि गिवन है। अब इसमें लगेंगे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के लिए करूंगा पेन चेंज। यहां पर ग्रोस है बड़ी वैल्यू, यहां पर नेट है, तो हमें जाना है नेट पे, है हमारे पास ग्रोस, तो माइनस कर दूंगा डेप्रीशिएशन। चलो जी पहला काम, बीच में डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, तो एनएफआई का कोई रोल नहीं है। यहां पर एफसी है, यहां पर एमपी है, एमपी बड़ी वैल्यू है तो जाना है छोटी वैल्यू पे, यहां से माइनस होगा एनआईटी। तो गाइस जीडीपी एमपी की वैल्यू 600, इसके नीचे पुट कर दिया, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन की वैल्यू, डेप्रीशिएशन ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 रुपए, माइनस करेंगे एनआईटी की वैल्यू, एनआईटी गिवन नहीं है, आईटी अलग है, सब्सिडीज अलग है, तो 200 और 50 का डिफरेंस 150, ये माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के 600 में से 250 माइनस हो जाएंगे तो 350 बचेगा, 350 करोड़ एनडीपीएफसी। तो गाइस हमने क्या करना है, यहीं अपना एनडीपीएफसी में 350 पुट कर दिया इज इक्वल टू सीओई की वैल्यू क्वेश्चन में ये गिवन 200, ऑपरेटिंग सरप्लस खाली बच गया क्योंकि यही निकालना है, माइज की वैल्यू, माइज अगर गिवन नहीं होता तो 0 ही मानते हैं उसको, ठीक है जी, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू वैसी बता रहा हूं 150 आएगी, 200 में से 350 माइनस, ओ 350 में से 200 माइनस, तो 150 वैल्यू आ जाएगी। गाइस इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी क्या है, एक क्वेश्चन और देख लो, यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालना है और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी निकालनी है, तो दोनों चीजें निकालनी है। और अगर ये वाली इक्वेशन पुट कर दोगे तो 2 चीजें मिसिंग है, यहां से नहीं निकल सकती, एक ही निकल सकती है, तो मतलब कुछ तो आसान किया होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के इसमें कंपोनेंट है, रॉयल्टी भी है, प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, रेंट भी है, चारों को ऐड कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। कितना हो गया, चलो ये 20 है, प्रॉफिट 200 है, चलो इधर आ जाओ, ये 50 है, चलो ये रेंट 100 है। तो गाइस इन सबको प्लस कर दो, टोटल मिला के 370 आ गया, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, ठीक है जी। सीओई के कंपोनेंट्स गिवन नहीं है तो हमें फिर वही करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें फिर दिया है इसने जीडीपीएमपी, तो अपन क्या करेंगे, पहले एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। ये होता है जीडीपीएमपी के साथ ऑपरेशन की लड़ाई में, यहां पर नेट है, यहां पर ग्रॉस है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, फिर यहां डी है तो नो रोल ऑफ एनएफआई है, यहां एमपी है, यहां एफसी है, तो एनआईटी माइनस हो जाएगा। तो देखो जीडीपीएमपी की वैल्यू कितनी थी, 1800, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में पढ़ो और देखो गाइस, डेप्रिसिएशन दूसरे पे गिवन है 200, माइनस एनआईटी, आईटी और सब्सिडीज दोनों गिवन है, तो 250 माइनस 50 200, आंसर आ गया हमारे पास 1400।
अभी आंसर नहीं आया, ये तो एनडीपीएफसी आई है। तो आपको गाइस एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस माइज, माइज तो जीरो ही है, मिक्स इनकम भी लिखा होता है कभी कभी खाली। तो आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, इसकी जगह 1400 लिखेंगे, ये तो निकालना ही है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह कितना आया था 370 लिखेंगे और ये जीरो। तो अब ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इधर उधर इनको ले जाओ तो गाइस आंसर आएगा 1030 रुपीज करोड़, ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक लेवल से सिखाने शुरू करें न्यूमेरिकल, और इक्वेशंस को इधर उधर ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया। मोटे मोटे तौर पे आपको ध्यान क्या रखना है इस पूरे चैप्टर में, देखो एक 1 मिनट रिवीजन हो जाए, होमवर्क भी दूंगा, बता रहा हूं, वीडियो खत्म नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है कि हमने यहां पर चीजें इंटरचेंज करनी शुरू करी है। ऑपरेशन सीखे है, ग्रॉस से नेट पे जाना सीखा है, तो नेट से ग्रॉस पे जाना सीखा है। इन दोनों में रोल होता है डेप्रीशिएशन का। ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा, नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सीखा है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो एनएफआईए प्लस हो जाएगी, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो एनएफआईए माइनस हो जाएगी। तो गाइस होमवर्क है आपके पास, उससे पहले एक बात बताता हूं, एक एफसी से एमपी पे जाना भी सीखा है ना, एफसी से एमपी पे जाएंगे तो एनआईटी प्लस हो जाएगा, और एमपी से एफसी पे जाओगे तो एनआईटी माइनस हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन तो सीओई के ऊपर भी आ सकता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट का मेन रोल था कि यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो दोस्तों ये सिंपल एक क्वेश्चन लिखा है, मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन में आप नेशनल इनकम की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दो, यानी कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेशनल इनकम की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। मुझे पता लगेगा कि तुम किस लेवल के स्टूडेंट हो, कहां तक पहुंचे हो मेरे साथ, बोर्ड की प्रिपरेशन तुम किस लेवल पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को खत्म किया जाता है, साफ लिखा है नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 आपके एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर होगी। इसको जोरों से आसान तरीके से और बिल्कुल इजी तरीका आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा अलग है, ठीक है ना, वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना शुरू करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो सकती है, तो उसको प्रेस जरूर कर दो। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, नमस्कार।